Hello everyone, welcome back to the Dr. Dhote's Academy. So myself, Dr. Ravindra Dhote, Director of Dr. Dhote's Academy, लातूर. तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था ह्यूमन हार्ट के बारे में. आज हम लोग ब्रीदिंग चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उस पर फोकस करने वाले हैं बेटा. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, जिसमें से एक आर्टिकल जिसमें से हमेशा एक क्वेश्चन नीट में आने के 99% चांसेस है, हम डायरेक्टली उसी आर्टिकल पे फोकस कर रहे हैं और सबसे ज्यादा बच्चे उसी आर्टिकल में गड़बड़ करते हैं, राइट. तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे एंड तक तो डेफिनेटली आपका जो भी डाउट है इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द आर्टिकल. तो आर्टिकल आपके सामने बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. सो ऑब्वियसली हम लोग ब्रीदिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो गैसेस कौन से होंगे? हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस बेटा, दैट इज ऑक्सीजन एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. तो सबसे पहले ये गैसेस कहां से कहां जाते हैं और कैसे जाते हैं, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग मैंने यहां लिखी. जैसे कि बेटा हम लोग सांस लेते हैं, ये एटमॉस्फेरिक एयर अंदर गई. एटमॉस्फेरिक एयर बोला, ऑक्सीजन नहीं बोला. सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक एयर? इट इज अ मिक्सचर ऑफ एयर जिसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है. अब जैसे ये गैसेस का मिक्सचर अंदर गया, उसमें से एल्वेलाई के लेवल पे जाने के बाद हम लोग इंपॉर्टेंटली सिर्फ ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं विद द ब्लड. तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में आया. लंग्स की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दैट इज एल्वेलाई. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि हम लोग सांस लेते क्यों हैं. ये एक सवाल उठ जाता है मन में कि हम सांस नहीं लिए तो मर जाएंगे. फिर हम बच्चे बोलते हैं कि हम सांस इसलिए लेते हैं कि हमको ऑक्सीजन चाहिए. फिर मैंने पूछा ऑक्सीजन ही क्यों चाहिए भैया? क्योंकि बेटा ये ऑक्सीजन जो तुम्हारे एल्वेलाई के पास है, अब हम उसको ब्लड की मदद से ट्रांसपोर्ट करेंगे बॉडी के डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज पे, राइट. तो मतलब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां है? फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू. ये उसका डायरेक्शन है, टिश्यू और सेल, मतलब लंग्स से बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. ठीक है. तो सर आपने बताया कि ऑक्सीजन क्यों जरूरी है. तो बेटा एरोबिक रेस्पिरेशन ना, ये ऑक्सीजन जब आपके सेल्स और टिश्यू में जाएगा, आपके सेल्स और टिश्यू में जो फूड पार्टिकल्स रहेंगे उसका ब्रेकडाउन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, दैट रिलीजेस मोर एनर्जी, राइट. क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में हम किसी भी फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन करते हैं तो इट प्रोड्यूस मोर एनर्जी, मोर ATP मॉलिक्यूल्स. और ये एनर्जी हमको क्यों चाहिए बेटा? बेटा बॉडी में इतने सारे जो काम चल रहे हैं, अभी मैं बात कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, ये सब एनर्जी वाले प्रोसेसेस है. तो ये सारे प्रोसेसेस को चलाने के लिए एनर्जी कंपलसरी है और एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी है. लेकिन वो ऑक्सीजन को लंग्स से हम लोग कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? टिश्यू. लेकिन इन सब के दौरान मान लो ये जो सेल है इसमें ये फूड पार्टिकल था और ये फूड पार्टिकल को आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया और इस ब्रेक डाउन से भले आपने क्या बना दिया? ATP. लेकिन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट हुआ जिसका नाम क्या था? CO2. मतलब जब आप एरोबिक रेस्पिरेशन करोगे, मतलब जब आप ऑक्सीजन का इस्तेमाल करोगे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, तब कौन बनने वाला है? CO2. तो हमारे नजरिए में CO2 क्या है? ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या हुआ है? तैयार हुआ है. अब ये वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी के बाहर निकालना है. अब ये वेस्ट प्रोडक्ट तैयार कहां हुआ है? सेल्स और टिश्यू में. लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए वो CO2 जो पूरे बॉडी में तैयार हुआ है उसको हमको लाना पड़ेगा टू द लंग्स, टू द एल्वेलाई. मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कहां से कहां होगा? फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई विद द हेल्प ऑफ ब्लड, राइट. जैसे ऑक्सीजन गया है फ्रॉम एल्वेलाई टू सेल्स और टिश्यू, तो वैसे सेल्स और टिश्यू से एल्वेलाई के पास क्या आएगा? CO2. और वो CO2 को हम क्या करेंगे? फिर एक्सपायर्ड आउट. जैसे ये ऑक्सीजन अंदर गया और अब क्या बाहर आएगा? CO2. तो बेटा मामला ये है, लंग्स और बॉडी और लंग्स, इनके बीच में जो गैसेस का लाना लेके जाना है वो कैसे हो रहा है, वो ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है, वो हमको यहां पढ़ना है डिटेल में. सबसे पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सबसे आसान चीज है, सबसे आसान. ऑक्सीजन मेजॉरिटी हीमोग्लोबिन के साथ जा रहा है बेटा. आप देखिए आपके बॉडी में जो भी 100% ऑक्सीजन है उसका 97% हिस्सा हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा और जाएगा. नाउ वेयर इज हीमोग्लोबिन? RBC के अंदर सर. ब्लड, RBC, उसके अंदर हीमोग्लोबिन. और आपके बॉडी का 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होगा. तो बचा 3%. अब ये 3% ऑक्सीजन क्या होगा? जो आपके ब्लड में प्लाज्मा होता है उसमें डिसॉल्व हो जाएगा.
पूरा घुल के निकलेगा, तो मिनिमम परसेंटेज। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सबसे आसान है, लेकिन क्वेश्चन सबसे ज्यादा इधर से आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का ट्रांसपोर्ट। और ये ट्रांसपोर्ट में हार्डली 2 या 3 रिएक्शंस है, लेकिन उसको लेके बच्चे इतने गड़बड़ा जाते हैं कि उनको लगता है कि भाई ये हमसे अब हो नहीं पाएगा। केमिस्ट्री में आप इससे बड़े बड़े रिएक्शन करते हो, लेकिन यहाँ 2 रिएक्शन से आप डर जाते हो। आप ये वीडियो गौर से देखिए, बिल्कुल आपको डर नहीं लगेगा रिएक्शंस के थ्रू। आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड 3 तरीके से जाता है। एक है इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट्स, HCO3-। बायकार्बोनेट में CO2 का परसेंटेज सबसे ज्यादा, 70% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ बायकार्बोनेट। कैसे, वो बात का इशू, लेकिन 70% तो जाता है। हीमोग्लोबिन के साथ सिर्फ 20 to 25%, एवरेज ही लेते 23%, मतलब 70% ये हो गया, 20 से 25% ये हो गया। अब 7% डिसॉल्व इन द प्लाज्मा। मतलब सर, अगर एक MCQ मैंने आपको पूछा, यहां डिसॉल्व इन प्लाज्मा 3% है या डिसॉल्व इन प्लाज्मा 7%, नाउ व्हाट इज द MCQ? सिंपल, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस में किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है? ऑक्सीजन और CO2 को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो बराबर यहां 3% या 7 है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन प्लाज्मा एज कंपेयर टू व्हाट? ऑक्सीजन। तो ये एक क्वेश्चन बनता है। देख बेटा, परसेंटेज पे अगर क्वेश्चन आता है जो मैंने लिखे हुए हैं, इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन बनाया, परसेंटेज देखिए, उधर 3 था इधर 7 था, तो किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी? CO2। ऐसे जब क्वेश्चन आते तब बच्चे गड़बड़ कर देते, आप गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो अब हमको ये दोनों भी ट्रांसफर पढ़ने, जिसमें से हमको ज्यादा फोकस इधर करना है, ओके, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इन डिटेल विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। यस, सो भैया हम लोग सबसे पहले यहाँ जो डायग्राम देख रहे हैं, तो इसमें मैंने सिर्फ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बनाना है, ठीक है। तो फोकस ऑन द डायग्राम बेटा। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं जहां पे गैसेस का एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ एल्वेलाई चलता है, मतलब लंग्स के लेवल पे। और जब गैसेस का एक्सचेंज एट द लेवल ऑफ सेल्स और टिश्यू चलता है, मतलब बॉडी के कोई भी डिफरेंट पार्ट्स में, तो उसको बोलते हैं इंटरनल। तो सेलुलर लेवल पे, सेल और टिश्यू लेवल पे इंटरनल रेस्पिरेशन, एल्वेलाई लेवल पर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि ऑक्सीजन जो है वो एल्वेलाई से कहां जाएगा? सेल्स तक। एल्वेलाई से कहां जाएगा? सेल्स पर। लेकिन कैसे जाएगा वो बताया गया। अब ये हो गया एल्वेलाई, और नीचे मैंने ये जो पार्टीशन बनाया बेटा, ये पार्टीशन मैंने ब्लड का बनाया, और ब्लड में मैंने यहाँ पे 2 चीजें बनाई है। आप देख रहे हो, एक बनाया है RBC और एक बनाया है प्लाज्मा। क्यों सर? याद है मैंने जस्ट अभी लिखाया था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट 2 चीजों में चलता है, एक अलॉन्ग विद द हीमोग्लोबिन 97% और एक डिसॉल्व इन द प्लाज्मा 3%। तो RBC इसलिए बनाया क्योंकि RBC के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और प्लाज्मा तो है ही बाजू में, क्योंकि सर ब्लड का कंपोजिशन अगर आपको याद है ना, प्लाज्मा प्लस सेल्स दोनों मिला के बन जाता है ब्लड। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट सबसे आसान है बेटा, ध्यान दीजिए, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये देखिए, ये एल्वेलाई है, यहाँ पे हमने सांस ली, ये ऑक्सीजन है। अब ये ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में आया। अब सवाल ये उठता है कि ये एक्सचेंज कैसे हुआ? तो बेटा ये एक्सचेंज हमेशा होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस पे। एंड पार्शियल प्रेशर ये आपको अब ऐसा है कि आपके एनसीईआरटी बुक में रेडीमेड रीडिंग्स दी हो, आपको देखना है। फिर भी मैं बता देता हूं आपको, गैसेस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। रिमेंबर दैट, गैसेस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। मतलब अगर यहां पर ऑक्सीजन का अगर प्रेशर 104 mmHg है, ठीक है, दिस इज अ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वेलाई। और यहां पे जो ब्लड है, ये ब्लड में बता दूं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्यों सर? हम पूरी बॉडी का ब्लड लंग्स के पास क्यों भेजते हैं? ऑक्सीजन लाने के लिए। मतलब वो डीऑक्सीजनेट था, उसमें नहीं था ऑक्सीजन, करके ऑक्सीजन लाने के लिए भेजा गया। तो सर ये जो ब्लड हो गया, ये ब्लड हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके। तो इसके अंदर जो ऑक्सीजन का प्रेशर है, इसमें जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो होता है सिर्फ 40 mmHg। अब देख लो, दोनों रीडिंग तुम्हारे पास है। मैंने कहा था गैसेस ट्रेवल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, तो ऑक्सीजन यहाँ 104 है और इधर कितना है? सिर्फ 40। तो फ्रॉम एल्वेलाई टू ब्लड। तो इस तरह से ऑक्सीजन तुम्हारा यहाँ पे पहुंचा। अब जैसे ऑक्सीजन आया, उसका 97% हिस्सा किसके साथ अटैच हो गया? हीमोग्लोबिन। Hb प्लस O2 क्या बन गया? HbO2। बीच में एरो देख रहे हो बेटा, ये एरो से समझ रहे हैं कि ये रिएक्शन कैसी है? रिवर्सिबल। मतलब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो अनस्टेबल बॉन्ड है, लूज बॉन्ड है, कभी भी टूट सकता है।
और हमको वही चाहिए था, हमको कोई परमानेंट बॉन्ड नहीं बनाना है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में। HbO2 को क्या बोलते हैं, मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यहाँ दिया गया है बेटा। हीमोग्लोबिन का एक स्ट्रक्चर होता है, सर्कुलेशन चैप्टर में पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन के अंदर, हमारे हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, आयन Fe2+, और हमारा जो ऑक्सीजन है उसी Fe2+ के साथ जाके क्या होता है, अटैच होता है, ठीक है। तो 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ गया और बाकी का 3% ये जो प्लाज्मा है उसमें डिसॉल्व। अब चलिए, ये ब्लड सर्कुलेट होते होते आपके सेल्स और टिश्यू के पास पहुंच गया। सेल्स और टिश्यू बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। ये यहां का ब्लड घूमते 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 यहां पहुंच गया एट द लेवल ऑफ सेल्स। हमने सांस इसलिए ली थी ताकि ये ऑक्सीजन हम कहां पहुंचा सके, सेल्स और टिश्यू के पास। ओके, तो देखिए अब यहां पे ये जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, इनको ब्रेक करना पड़ेगा, डिसोसिएट करना पड़ेगा। जैसे आपने पिछले इसमें देखा, यहाँ पे इनका एसोसिएशन हुआ था, HbO2 को मिलाया गया था, यहाँ पे इनको अलग किया जाएगा, डिसोसिएशन किया जाएगा। तो HbO2 अलग अलग हो गए और ऑक्सीजन यहां से निकल के चले गए सेल्स के पास। जिस चीज के लिए हमने उसको इनहेल किया था, अब वो चीज वो करने गया। आप जानते हैं ऑक्सीजन सेल के अंदर जाके क्या करेगा, फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा और साइमल्टेनियसली कौन सा वेस्ट प्रोड्यूस करेगा, CO2। तो जब O2 सेल में जाता है और विद इन द सेल जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो 3 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, और जो एक सेल के अंदर चला दैट इज कॉल्ड एज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। एट द लेवल ऑफ एल्वियोलाई एक्सटर्नल, एट द लेवल ऑफ सेल इंटरनल, और विद इन द सेल सेलुलर। फर्क, ठीक है। तो यहां तक बात समझ में। सर अब आप बताइए ऑक्सीजन यहां से यहां तक गया कैसे, वही प्रेशर ऑफ गैस, मतलब ऑब्वियसली यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, मतलब अब ये ब्लड कैसा हो गया बेटा, दिस ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। करेक्ट, यहां छोटे से मैं लिख देता हूं, ध्यान देंगे आप, क्योंकि हम अब सेल्स और टिश्यू को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, तो ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड है। तो यहां पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना हो गया बेटा, 95 mmHg, राइट। और सेल्स में कितना होता है, हार्डली 40 mmHg। तो बस फैसला हो गया, गैसेस ट्रेवल्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, 95 से कहा जाएगा 40। तो बेटा ये थी ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट की कहानी। अब इसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे CO2 की ट्रांसपोर्ट की कहानी, और इस कहानी में हमको ये भी समझेगा कि ये हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ा किसने। जब तक हम CO2 का ट्रांसपोर्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक O2 के ट्रांसपोर्ट में ये जो ब्रेकडाउन है तब तक के लिए हम होल्ड करते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं CO2 के ट्रांसपोर्ट। सो अब फोकस करते हैं बेटा CO2 ट्रांसपोर्ट पर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम। आप देख रहे होंगे बोर्ड पे बहुत कुछ लिखा हुआ ना, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था CO2 का ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल और टिश्यू से लेकर एल्वेलाई तक होता है, तो हम लोग जैसे होता है वैसे ही पढ़ेंगे, राइट। मतलब फ्रॉम इंटरनल रेस्पिरेशन से लेकर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो सबसे पहले हमने अभी तक देखा था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, ऑक्सीजन ट्रांसफर होगा, ऑक्सीजन गया अंदर जाने पर उसने क्या प्रोड्यूस किया, CO2। Now again with the help of partial pressure, CO2 अब आएगा यहां पर सेल से निकल के आएगा into the blood, into the RBC, and gases always travels from higher pressure to lower pressure। मैं बता देता हूँ यहाँ पे CO2 का जो पार्शियल प्रेशर है वो होता है 45 mmHg, और विद इन द ब्लड उसका होता है सिर्फ 40 mmHg, क्योंकि ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो यहाँ पर CO2 की मात्रा कम रहेगी। तो यहाँ 45 है, यहाँ 40 है, 5 mmHg का फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है बेटा। तो CO2 यहां से यहां की तरफ आ गया। अब जब CO2 यहां पर आया तो CO2 के पास 3 तरीके थे जाने के, मैंने लिखवा के दिया था। मेजॉरिटी CO2 कौन से फॉर्म में जा रहा था, 70% इन द फॉर्म ऑफ बायोकार्बोनेट्स, फिर 20 to 25% किसके साथ जा रहा था, अलॉन्ग विद द हीमोग्लोबिन, और फिर 7% किसमें जा रहा था, डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो पहले मेजॉरिटी को कर रहे थे 70%। अब ये CO2 आ गया इनटू द RBC। अब अगर उसको इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट जाना है तो पहले बाइकार्बोनेट बनाने पड़ेंगे बेटा। अब आप देखिए ये वाली रिएक्शन, दिस रिएक्शन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। CO2 को हमने वाटर के साथ कंबाइन किया और क्या बनाया, H2CO3। व्हाट इज H2CO3 बेटा, कार्बोनिक एसिड, राइट। तो CO2 plus H2O gives you H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और आप बीच में अगर एरो पे ध्यान दे रहे हो तो दिस इज आल्सो रिवर्सिबल रिएक्शन, और ऊपर उसके एंजाइम का नाम लिखा है शॉर्टकट में CA, और CA का फुल फॉर्म मैंने यहां लिखा है
दैट्स कार्बोनिक एनहाइड्रेस, राइट। बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेस वर्ल्ड का फास्टेस्ट एंजाइम है और इसी एंजाइम के चक्कर में हम लोग आरबीसी के अंदर आए। आपको क्या लगा, CO2 को वाटर के साथ कंबाइन करना था, करके हम CO2 को आरबीसी के अंदर लाए। बेटा पानी तो प्लाज्मा में भी बहुत सारा है, फिर बाहर भी रिएक्शन हो जाती थी, लेकिन प्रॉब्लम थी एंजाइम की और हमारे पास ज्यादा समय नहीं बेटा, हमको बहुत फास्ट रिएक्शन करनी है। इसके लिए वी नीड अ एंजाइम व्हिच एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इट इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, तो इसका मतलब हमको जो CO2 70% बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट करना था वो रैपिडली सिर्फ आरबीसी में हो सकता था क्योंकि उसके पास एंजाइम थे। फिर एक बच्चे ने पूछा कि क्या प्लाज्मा में एंजाइम नहीं है? बेटा प्लाज्मा में एंजाइम है, बहुत मिनिमम क्वांटिटी में है, और आरबीसी में जो एंजाइम है वो मैक्सिमम क्वांटिटी में। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फोकस कीजिए बेटा। एनसीईआरटी में जब CO2 ट्रांसपोर्ट आर्टिकल पढ़ेंगे, एक छोटा सा पैराग्राफ है लेकिन हम उसको 4 पेजेस का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। उस पैराग्राफ में एक लाइन दी गई है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम इज प्रेजेंट ऑन द आरबीसी सरफेस बट इन फ्यू अमाउंट इट इज आल्सो फाउंड इन द प्लाज्मा। टीचर्स लोग जनरली गलती क्या करते हैं कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस सिर्फ आरबीसी में है और प्लाज्मा में एब्सेंट है। एब्सेंट नहीं लिखना है, इट इज प्रेजेंट इन अ वेरी फ्यू क्वांटिटी, क्योंकि आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। CO2 plus H2O इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस H2CO2। अब ये जो कार्बोनिक एसिड है ये तुरंत डिसोसिएट हो गया अगेन विद द हेल्प ऑफ सेम एंजाइम, और डिसोसिएट होकर क्या बना, H आयंस प्लस HCO3 माइनस। ठीक है, अब इसमें से हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस ऐसे दो प्रोडक्ट्स बन चुके हैं। ठीक है, अब सर ये जो HCO3 माइनस है ना, ये तुरंत डिस्प्लेस होगा और आरबीसी से बाहर निकल के तुरंत जाएगा प्लाज्मा में। इसको मैं थोड़ा सा कहानी के रूप में बताता हूं आपको। ऐसा समझ लो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट आयंस की दोस्ती थी, H आयंस और HCO3 माइनस की। लेकिन ऐसा होता है ना बेटा कि जिंदगी में अगर कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तो कुछ दोस्तों को छोड़ना पड़ता है और आगे सफर पे निकलना पड़ता है, नए दोस्त मिलते रहेंगे। जैसे अभी आप हैं MBBS में जाओगे तो 12th के फ्रेंड्स छूट जाएंगे, MBBS से पास आउट हो गए, जब पोस्ट ग्रेजुएशन में जाओगे तो ये दोस्त छूट जाएंगे, वो नए दोस्त मिलेंगे आगे के। तो वैसी कुछ कहानी यहाँ पर भी है। H आयंस और HCO3 माइनस की गहरी दोस्ती थी, लेकिन HCO3 माइनस को जिंदगी में कुछ बनना था तो वो आगे निकल गया। आगे कहाँ चल गया, प्लाज्मा। नाउ बिकॉज ऑफ दिस सडन डिस्प्लेसमेंट ऑफ HCO3 माइनस आरबीसी से बाहर निकल के प्लाज्मा में चल गया। फोकस ऑन द माइनस चार्ज। जब ये माइनस चार्ज बाहर चले गया तो माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए अंदर किसको लाया गया, फोकस है, दैट इज कॉल्ड एज अ Cl माइनस क्लोराइड आयंस। तो HCO3 माइनस के बदले में अंदर कौन आया, Cl माइनस। और ये जो मूवमेंट हो रही है, ये मूवमेंट सिर्फ बैलेंस चार्जेस को बैलेंस करने के लिए भी, माइनस चार्ज को बैलेंस करने के लिए हो रही है। तो यहां पर आपने क्या पाया बेटा कि HCO3 माइनस के बदले में Cl माइनस अंदर आया, और ये जब अंदर आता है तो इसको बोलते हैं इनफ्लक्स ऑफ Cl माइनस। अंदर आने को क्या बोलते हैं बेटा, इनफ्लक्स, इनवर्ड मूवमेंट। और इस मूवमेंट को एक नाम दिया गया है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, क्लोराइड शिफ्ट। और ये एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था तो उसका भी नाम इधर है, इट इज ऑल्सो नोन एज हैमबर्गर फिनोमेनन। क्या कह रहे इसे, हैमबर्गर फिनोमेनन। तो फिर से बता रहा हूं, HCO3 माइनस के बदले में अंदर कौन आया, Cl माइनस। तो ये हो गया हैमबर्गर फिनोमेनन। तो सर अब मामला ये है कि HCO3 माइनस बाहर जाके किया क्या, नए दोस्त बनाने का। जैसे ही वो प्लाज्मा में गया उसको दो दोस्त मिले, फोकस, एक मिला Na+ और एक मिला K+, मतलब सोडियम आयंस एंड पोटेशियम आयंस। तो उसने दोनों से दोस्ती की। सोडियम के साथ वो अटैच है Na+ प्लस HCO3 माइनस, तो यहाँ पे आपको सोडियम बाइकार्बोनेट मिल गया। एंड सेम फॉर द पोटेशियम, K+ प्लस HCO3 माइनस, पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो अब आपने HCO3 माइनस के दो लोगों से दोस्ती हुई, एक सोडियम के साथ और एक पोटेशियम के साथ। एक बन गया सोडियम बाइकार्बोनेट, एक बन गया पोटेशियम बाइकार्बोनेट। फिर एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर दोनों में से किसके साथ दोस्ती ज्यादा गहरी थी, सोडियम के साथ कि पोटेशियम के साथ? तो दोस्ती ज्यादा गहरी थी सोडियम के साथ, क्योंकि वो मेजॉरिटी सोडियम के साथ ही अटैच हुआ था, थोड़ा बहुत अटैचमेंट उसका पोटेशियम के साथ था, राइट। तो बेटा रिएक्शन देखो कहां से कहां तक पहुंच गई, राइट। शुरुआत की आपने आरबीसी में, कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में आपने कार्बोनिक एसिड बनाया,
फिर उसको डिसोसिएट करके बाइकार्बोनेट आयंस बनाए, बाइकार्बोनेट आयन डिस्प्लेस हुए, उसके बदले में Cl- आया जिसको कहा गया हैम्बर्गर फिनोमिनन। और ये बाइकार्बोनेट का बाहर जाके क्या हुआ बेटा, उसको दो नए दोस्त मिले। ज्यादा गहरी दोस्ती किसके साथ थी, सोडियम। थोड़ी बहुत दोस्ती हल्की फुल्की हाई बाई वाली दोस्ती किसके साथ थी, पोटेशियम। तो ये रिएक्शन यहां तक होगी बेटा, राइट। अब हमारे मन में सवाल आ रहा है, बाइकार्बोनेट को तो दो दोस्त मिल गए, हाइड्रोजन आयन का क्या हुआ, उसको कौन दोस्त मिला, और क्लोराइड आयन का क्या हुआ, उसको कौन दोस्त मिला। मतलब ये किसके साथ जाके अटैच हुए। बच्चे बहुत बार क्या करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोराइड को अटैच कर ले तो बन गया HCl। मार दो ना बेटा आरबीसी को HCl बना के। बेटा हाइड्रोजन की दोस्ती किसके साथ हो रही है, ये रिएक्शन में थोड़ा बहुत दिख रहा है, मैं आऊंगा उस मुद्दे पे। चलो हाइड्रोजन की दोस्ती और क्लोराइड की दोस्ती आपस में नहीं हुई, हाइड्रोजन किसी और के साथ गया, क्लोराइड किसी और के साथ गया। मेरे को सवाल ये आ रहा है सर कि क्लोराइड किसके साथ गया है, क्योंकि रिएक्शन में वो कुछ दिखाई नहीं रहा है यहाँ पे। तो बेटा मैं बुक्स में नहीं दिया होता है, मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वो भी जाता है पोटेशियम के साथ और अंदर आके क्या बनता है, KCl। आरबीसी के अंदर भी K+ है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो क्लोराइड आयन जो अंदर आता है वो पोटेशियम के साथ अटैच होगा टेम्पररीली और बनेगा पोटेशियम क्लोराइड, याद रहेगा, ठीक है। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो हम सिर्फ इंटरनल रेस्पिरेशन थे। अब यहां से हमको यहां भी तो जाना है ना बेटा, राइट, CO2 को ट्रांसपोर्ट भी तो करना है। तो अभी तक आपने सीखा कि आपका 70% CO2 का क्या हाल है, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते बाद में फिर हीमोग्लोबिन के पास जाएंगे। अब देखिए सर, ये ब्लड ट्रैवल करते 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 यहां तक आ गया एट द लेवल ऑफ एल्वेलाई। अब आपके पास ब्लड में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब ये सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में आपने 70% CO2 आप यहां तक लेकर तो आ गए, लेकिन अब ये CO2 को इसके अंदर डालना है इनटू द एल्वेलाई। अब जैसे क्या होता है बेटा पता है, हमारे दरवाजे पे जब नॉक नॉक होती है और जब हम देखते हैं कि ये जो सामने वाला पर्सन ही हमारी जान पहचान का नहीं स्ट्रेंजर है, तो हम अपने घर का दरवाजा नहीं खोलते। तो एल्वेलाई को भी सेम यही सिखाया जाता है कि कोई अगर अननोन पर्सन आता है तो अपने घर का दरवाजा मत खोलो। मतलब ये दो लोग उसके लिए अननोन थे, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। उसके जान पहचान के तो दो ही लोग थे, ऑक्सीजन एंड CO2। अब ये बाइकार्बोनेट फॉर्म में CO2 आता है तो एल्वेलाई उसको पहचान नहीं पाएगा, ऐसा समझ लो भेस बदल के आ गया। अब एल्वेलाई उस बाइकार्बोनेट को पहचान नहीं पा रहा है, तो एल्वेलाई ने क्या बोला, भाई एक तो तू अपने ओरिजिनल फॉर्म में एज अ CO2, राइट, तो ही मैं तुझे अंदर लूंगा, नहीं तो नहीं लेने वाला। तो अब सर कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आके खत्म होगी। देखो जिस तरह से आपने बाइकार्बोनेट्स को बनाया उसी तरह से आप बाइकार्बोनेट्स को ब्रेक करते हुए जाओ, सीधे से पूरी रिएक्शन रिवर्स है बेटा, पूरी की पूरी रिएक्शन, ध्यान रखिए। तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट डिसोसिएट्स टू फॉर्म, पोटेशियम अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया, बाइकार्बोनेट आयंस अलग हो गए। पहले आपने क्या किया था, दोनों को ज्वाइन किया था और सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट। अब क्या कर रहे हैं, डिसोसिएट। अब ये HCO3- अंदर गए। अब जैसी बाइकार्बोनेट आयंस अंदर गए तो उसके बदले में Cl- क्या होंगे, बाहर आएंगे। मतलब अब यहां पे अगेन क्या हो रहा है, बैलेंसिंग द चार्जेस, राइट। पहले यहां पे HCO3 बाहर गया था, Cl अंदर आया था। अब यहां पे HCO3 अंदर जा रहा है, Cl बाहर आ रहा है। अब जब Cl अंदर गया था तो हमने इसको क्या बोला था, क्लोराइड शिफ्ट। अब हम लोग उसको नाम क्या देंगे सर, अगर ये वापस बाहर जा रहा है तो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। बहुत सिंपल नाम है सर, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो दिस इज रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। आप इसे रिवर्स हैम्बर्गर फिनोमिनन भी लिख सकते हो। तो बेटा आपको MCQ आता है, क्लोराइड की मूवमेंट है, इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड इनटू द आरबीसी या इनफ्लक्स ऑफ क्लोराइड इन आरबीसी, वो कहां पे हुआ, इंटरनल रेस्पिरेशन। और इफ्लक्स बाहर कब गया, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो एल्वेलाई के लेवल पे क्लोराइड बाहर जा रहा है और सेल के लेवल पे क्लोराइड अंदर आ रहा है। समझ में आ गई बात। तो ये हो गए नाम, रिवर्स हैम्बर्गर फिनोमिनन भी लिख सकते हैं आप। अब सब देखो, जैसे HCO3- अंदर आया तो HCO3- जब अंदर आया तो पूरी रिएक्शन रिवर्स चल रही। देखो ये जैसे था, H आयंस HCO3- H2CO3 CO2 + H2, सेम देखो यहां पर भी चलेगा। तो अब मामला ये है बेटा, कितना भी करो ना, दुनिया में कितने भी नए दोस्त बना लो,
जो बचपन के दोस्त थे, जो पुराने दोस्त थे, वो भी भुलाए नहीं जाते और उनकी दोस्ती टूटती नहीं। तो जैसे ही HCO3 माइनस अंदर आता है, ये देखो भागते 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 पुराना दोस्त वापस आ गया। कौन है पुराना दोस्त? H आयंस, राइट। तो जैसे ही वो वापस आ गया भाई, दोनों को बड़ी खुशी है, दोनों आपस में गले मिल लिए। H आयंस HCO3 माइनस आपस में गले मिल लिए और क्या बन गया बेटा? H2CO3। और अगेन एंजाइम इज सेम। ये एंजाइम इतना खास है बेटा, फास्ट होने के साथ साथ दोनों डायरेक्शन में काम करता है, दोनों डायरेक्शन में, राइट। सो H आयंस HCO3 माइनस अगेन एसोसिएट्स टू फॉर्म व्हाट? H2CO3, कार्बोनिक एसिड। और अब ये H2CO3 डिसोसिएट होकर क्या बना रहे? H2O plus CO2। मतलब दुनिया गोल है, जहां से शुरू करो वहीं आके खत्म होगी। आपने यहां से शुरुआत की थी CO2 plus H2, H2O plus CO2, वहीं आके खत्म होगी। और अब ये CO2 जाएगा विद द हेल्प ऑफ पार्शियल प्रेशर इनटू द एल्वेलाई और यहां से आउटसाइड द बॉडी। समझ रहे हो? यहाँ पे बता देता हूँ, इतना बता दिया। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है? 45 mmHg। और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर कितना है? 40, मतलब 45 से 40। हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, इस तरह से जाएगा। तो आप देख रहे हो कि रिएक्शन जैसी चली यहाँ पर वैसी ही रिवर्स गई। आपको सिर्फ एक ही एंगल की रिएक्शन याद रखनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना है बेटा। और यहाँ पे सिर्फ क्या करके लेके जाना है? रिवर्स। बहुत आसान। बस क्या होता है, बहुत सारी चीजें एक जगह लिखने से आप कंफ्यूज होते हैं, क्या खिचड़ी पक गई। लेकिन खिचड़ी को अगर स्टार्टिंग से ध्यान दोगे तो बाद में अच्छी लगने लगेगी, स्वाद भी आएगा उसके अंदर बेटा। तो यहां तक समझ में आएगा। तो ये था 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। CO2 का ट्रांसपोर्ट अभी भी 20 से 25% बाकी है। अब देखिए सर, अब ये CO2 फिर अंदर आया, रिमेनिंग 20 to 25%। लेकिन अब ये CO2 किसके साथ अटैच हो? हीमोग्लोबिन। पहला 70% गया, अब बचा 20 से 25%, तो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो। Hb plus CO2, HbCO2। HbCO2 को देखो यहां नाम क्या लिखा मैंने? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। HbO2 को मैंने नाम क्या लिखा था? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं करना, बिकॉज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज HbCO, CO2 नहीं, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। HbCO को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं और वो एक्चुअली एक तरह से पॉइजनिंग है, वो डिसऑर्डर है। HbCO2 को कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन क्यों बोलते हैं? बच्चे नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा। सिंपल है, हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में जो अमाइन रेडिकल है या जो अमाइनो ग्रुप होते हैं NH2 ग्रुप, उस NH2 ग्रुप पे जाके ये CO2 अटैच होता है करके इसको बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब जैसे ये HbCO2 बना बेटा, तो मैंने कहा था ना HCO3 माइनस को 2 दोस्त मिल गए, क्लोराइड को 1 दोस्त मिल गया, बेचारा ये अकेला घूम रहा था। तो इसने किसके साथ दोस्ती की? हाइड्रोजन आयंस ने सीधे HbCO2 के साथ। तो भैया H आयंस HbCO2 ये पूरा बन गया। अब H आयंस HbCO2 को क्या नाम देते हैं? हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्या नाम देते बेटा? हीमोग्लोबिनिक एसिड। इसका मतलब ये है कि कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनते ही H आयंस तुरंत उसको अटैच हो गया और अटैच होने के बाद वो बन गया हीमोग्लोबिनिक एसिड, राइट। बेटा एक एमसीक्यू आता है कि CO2 के ट्रांसपोर्ट में कौन से 2 एसिड बने हैं? बेटा पहले 70% में कौन सा एसिड बना था? कार्बोनिक एसिड। और फिर 20 से 25% में कौन सा एसिड बना? हीमोग्लोबिनिक एसिड। दिस इज एन एमसीक्यू बेटा। देयर आर 2 एसिड्स व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। द नेम इज कार्बोनिक एसिड एंड हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब सर इधर आप वापस से देख रहे हैं एरो रिवर्सिबल है, मतलब ये बॉन्ड भी कच्चा है, कभी ना कभी टूटेगा, हीमोग्लोबिन और CO2 का। लेकिन ये बॉन्ड में मजबूती कब आती है? जब इसके साथ H आयंस अटैच होता है, मतलब H आयंस सपोर्ट द बॉन्ड बिटवीन Hb एंड CO2। जब तक H आयंस इनके साथ अटैच है तब तक HbCO2 डिसोसिएट नहीं हो सकता है। तो बेटा अब हमने यहां पर हीमोग्लोबिनिक एसिड बनाया, अब उसको लेकर आए हम यहां पे अप टू द लेवल ऑफ एलिमेंट, ब्लड घूमते घूमते आता है। अब ये HbCO2 को अलग करना है, मतलब हीमोग्लोबिन को CO2 से अलग करना है। क्यों? अभी ऊपर से ऑक्सीजन आने वाला है, हीमोग्लोबिन को तुरंत फ्री करना है, क्योंकि आपका 97% ऑक्सीजन सिर्फ हीमोग्लोबिन के साथ जाने वाला। पता चला हीमोग्लोबिन बिजी है CO2 के साथ, तो कैसे चलेगा बेटा? लेकिन सर ये H आयंस इनको अलग नहीं होने दे रहा था। तो अब बेटा देखो कौन आया है लौट के वापस? HCO3 माइनस। जैसे HCO3 माइनस आया, मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले, ये भागते भागते गया, अरे मेरा पुराना बचपन का दोस्त आ गया। तो H आयंस यहां से निकल गया, HCO3 के साथ अटैच हो गया। बस हम लोग इसी मौके का राह देख रहे थे कि H आयंस जैसी HbCO2 से डिटैच होगा तो इनका बॉन्ड वीक होगा
और ये बॉन्ड आसानी से क्या होगा, ब्रेक, और क्या बनेगा बेटा, HbCO2, Hb प्लस CO2। अब ये CO2 यहाँ पे 45 mmHg है, यहाँ 40 है, हायर प्रेशर तो लोअर प्रेशर ऊपर जाएगा और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से 20 से 25% बचा हुआ CO2 भी ट्रांसफर होगा। अब बचा था लास्ट का 7%, वो तो आप जानते हैं प्लाज्मा में घुल के चला जाएगा, उसके लिए कोई रिएक्शन नहीं, जस्ट डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, वहां से इधर आ गया, एल्वेलाई में चले गया और निकल गया। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आएगा, और इस पूरे रिएक्शंस में हमने एक फिनोमिनन देखा है, दैट इज एन हैमबर्गर फिनोमिनन। यहां तक समझ में आया? अब इनमें दो चीजें और छुपी हुई है जो आपको जनरली एनसीईआरटी बुक में नहीं बताई जाती, लेकिन इतना काम जब हमने किया तो दो चीजें भी हम पढ़ेंगे, दैट इज व्हाट बेटा, हाल्डेन इफेक्ट एंड बोर्स इफेक्ट। ओके, तो अब ये है क्या सर? जनरली क्या है, दो साइंटिस्ट है, ये दोनों साइंटिस्ट को मैं मानता हूं क्रांतिकारी के बराबर है। मतलब सर दोनों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अब कौन किसकी आजादी के लिए लड़ रहा है? एक ऑक्सीजन की आजादी के लिए लड़ रहा है और एक CO2 की आजादी के लिए लड़ रहा है। तो कौन सा क्रांतिकारी किसकी आजादी के लिए लड़ रहा था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले सर हमको इनको आजाद किससे करना है? बेटा देखो ये किसके साथ चिपके हुए हैं, ये चिपके हुए हीमोग्लोबिन के साथ जा रहा है। जैसे 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच है। अब आपने ऑक्सीजन इसीलिए इनहेल किया कि आपका ऑक्सीजन जिंदगी भर हीमोग्लोबिन के साथ चिपका है? नहीं ना, आप चाहते थे कि हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन है वो तुरंत डिटैच हो और सेल्स के पास जाए, ताकि सेल्स में क्या बन सके, ATP। इसीलिए लिया ना। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि पहले किसको कहां आजाद करना है। हमको एट द लेवल ऑफ इंटरनल रेस्पिरेशन हीमोग्लोबिन से किसको आजाद करना था, ऑक्सीजन को, और एट द लेवल ऑफ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हमको हीमोग्लोबिन से किसको आजाद करना था, CO2। तो बेटा आजादी डिसाइड कहां पे देनी है। तो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहां पर मैं पहले क्रांतिकारी का नाम लिखने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज अ बोर्स इफेक्ट। क्या कहते हैं बेटा, बोर्स इफेक्ट। बोर नहीं रे बेटा, भोर, राइट। तो ये क्रांतिकारी ने किसकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, ऑक्सीजन की, और किससे आजाद करना है, हीमोग्लोबिन से। आजाद करना मतलब एसोसिएशन करना है कि डिसोसिएशन करना है बेटा? तो सिंपल आंसर है बेटा, डिसोसिएशन, तोड़ना है। तो बोर्स इफेक्ट किसके फेवर में था, डिसोसिएशन ऑफ HbO2, क्योंकि मैं चाहता था ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग हो, रिलीज हो, सेल्स में जाए और अपना अपना काम करे, जिस काम के लिए उसको इनहेल किया गया। लेकिन सर कोई भी जंग बिना हथियारों के लड़ी नहीं जाती, और इस जंग में कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए थे? मतलब ये जो क्रांतिकारी था इसने कौन से हथियार इस्तेमाल किए कि जिससे आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अलग आता है? तो मैं बात कर रहा हूं फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोसिएशन ऑफ HbO2। तो बहुत सिंपल है बेटा, जब आप सेल्स के लेवल पे आते हो तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं इसको डिसोसिएट करने के लिए। मैं डायरेक्ट फैक्टर्स लिखता हूं बेटा, यहां पे जगह थोड़ी कम है मेरे पास। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होता है, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, इंक्रीज इन H ions, डिक्रीज इन pH वैल्यू, इंक्रीज इन टेम्परेचर। वैसे तो बेटा बहुत सारे, मैं सिर्फ उतने लिख रहा हूं जो नीट एग्जाम में तुमको काम आने वाले हैं। ठीक है, तो बेटा ये दिखाई दे रहा है कि जो मैंने लिखा है यहां पे, तो यहां पे सबसे पहली बात क्या हुई, देखा बेटा आपने, ऑक्सीजन की कमतरता। जब आप लोग इंटरनल रेस्पिरेशन एट द लेवल ऑफ सेल पहुंचे तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो गया था, और किसका बढ़ गया था, CO2 का। तो CO2 हावी हो गया, CO2 हावी हो गया और इनको ब्रेक कर दिया, इनके बीच के बॉन्ड को। मतलब सर क्या होता है ना, बोलते हैं आप पर सामने वाला तभी हावी हो सकता है जब आप कमजोर हो। आपकी कमजोरी ही आपको तोड़ देगी। अगर आप स्ट्रांग हो तो दूसरे का कोई असर आपकी बॉडी पे नहीं होगा। यहां पर यही हुआ, सबसे पहले पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मतलब यही कम हो गया, मतलब ऑक्सीजन ही कम हुआ तो ये बाकी के जो सारे लोग थे उस पर हावी पड़ गए। इसकी वजह से HbO2 का क्या हो गया, ब्रेकडाउन। तो एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है
कि विच इज द प्राइमरी फैक्टर, जैसे क्वेश्चन आता है विच इज द प्राइमरी फैक्टर टू डिसोसिएट द HbO2, तो प्राइमरी फैक्टर उसका खुद की कमजोरी थी, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर। उसके बाद ये सब लोग सेकेंडरी फैक्टर है, तो इनके बारे में बताता हूं। O2 और CO2 की तो कभी आपस में जमने नहीं वाली, ये बात 100% सही थी। तो अगर CO2 बढ़ता है तो O2 का ब्रेकडाउन होगा, O2 बढ़ता है तो CO2 का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है। अब ये H आयंस को देखिए, जब जब हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ती है, कहां बढ़ी, ये देख इधर इधर, जब आपने ये सब बनाया H2CO3, तो यहां पे कौन से आयंस रिलीज हो गए थे, हाइड्रोजन। तो आरबीसी के अंदर हाइड्रोजन की मात्रा बढ़ चुकी थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट हाइड्रोजन आयन इट बिकम्स मोर एसिडिक। अब जब हाइड्रोजन की वजह से एसिडिक नेचर बढ़ रहा है तो पीएच वैल्यू तो क्या होने वाली थी, कम। सिंपल लॉजिक है, अगर H आयंस बढ़ता है तो पीएच क्या होता है, कम। केमिस्ट्री में आती पीएच के 7 पे न्यूट्रल होता है, अगर पीएच 7 के ऊपर जा रहा है तो बोलते हैं अल्कलाइन, नीचे आ रहा है तो एसिडिक। अब एसिडिक के लिए हाइड्रोजन आयन जिम्मेदार है, जितना ज्यादा हाइड्रोजन उतना एसिडिक माहौल। तो इंक्रीज इन H आयंस, डिक्रीज इन पीएच वैल्यू इज वन एंड द सेम थिंग, और ये लोग भी डिसोसिएट करते हैं। अब सर ये टेम्परेचर हमेशा बढ़ेगा ऐसा नहीं है, लेकिन कभी जब आप बीमार पड़ते हो उस समय पे आप फोकस करो बेटा। किसी दिन आपको बुखार आता है, बॉडी टेम्परेचर रेज हो गया, उस दौरान हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ब्रेकडाउन तेजी से होता है और बाद में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को अटैच नहीं हो पाता। कभी भी आप किसी भी बीमारी वाली कंडीशन में कमजोर महसूस करते हो, वीकनेस बेटा, वीकनेस। क्यों, कभी आपने सोची ये बात? क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का पेयर होता ही नहीं। यहां पे जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन अटैच होने चाहिए, लेकिन आपकी बॉडी में इतना टेम्परेचर है वो अटैच ही नहीं हो रहा, तो वो ऑक्सीजन सेल्स और टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता। ये सबसे बड़ी गड़बड़ होती है, और इसलिए हमारी बॉडी में एनर्जी कम होती जाती है और हम वीक पड़ते जाते हैं, कमजोर पड़ते जाते हैं। चलिए मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सारे फैक्टर्स एक साथ कभी नहीं आएंगे। इनमें से कोई भी फैक्टर एक हाथ दो भी रहे तो डिसोसिएशन होने ही वाला है बेटा। ऐसा नहीं है कि सर चारों फैक्टर रहेंगे, पांचों फैक्टर रहेंगे तभी डिसोसिएशन नहीं, कोई भी एक हाथ दो हथियार भी रहे तो आपका काम बन जाएगा। तो बेटा ये थी क्रांतिकारी भोर की कहानी, और बेटा इसको मैं कैसे याद रखता हूं, भोर, ओ फॉर ऑक्सीजन। तो ये क्रांतिकारी किसके लिए लड़ रहा था, ऑक्सीजन की आजादी के लिए। और ऑक्सीजन को आजाद कहां करना है, एट द लेवल ऑफ सेल्स और टिश्यू, इंटरनल रेस्पिरेशन। चलिए अब अगली आजादी की कहानी बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगला इफेक्ट है हार्डेन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है बेटा, हार्डेन इफेक्ट। ओके, तो ये अब किसकी आजादी के लिए लड़ रहा है, हमने पहले तय किया था। तो ये लड़ रहा था सर डिसोसिएशन ऑफ HbCO2। देखिए बेटा अब आप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में, एल्वेलाय। हमको क्या करना पड़ता है, जो हीमोग्लोबिन है उसको फ्री करना पड़ता है CO2 से, ताकि जो ऑक्सीजन आएगा उसके लिए हीमोग्लोबिन फ्रीली अवेलेबल रहे, फटाफट अटैच हो सके। अब सर सबसे बड़ा मुद्दा ये था, ये Hb और CO2 को ब्रेक डाउन करने का तरीका क्या है, राइट। तो ये जिस तरह से क्रांतिकारी जो भोर था उसके पास भी हथियार थे, तो इनके पास भी हथियार होने चाहिए, राइट। और जिस तरह से यहां पे पहला फैक्टर था ऑक्सीजन की कमतरता, यहां पर भी पहला फैक्टर है, लेकिन वो है ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होना। सो जिसको मैं बॉक्स बना रहा हूं, these are the primary factor for the dissociation of the respective things, right? क्योंकि एमसीक्यू में प्राइमरी फैक्टर करके अगर आता है तो ये बॉक्स वाली चीजें टिक करनी है। तो भैया हीमोग्लोबिन और CO2, Hb और CO2, इनको डिसोसिएट करने के लिए जिम्मेदार ऑक्सीजन है। कैसे बता, यहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर पता है कितना है, 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, सिर्फ 40। बहुत फर्क है। तो ऑक्सीजन हावी पड़ेगा CO2 पे, और CO2 को वहां से हटाएगा और खुद जाके अटैच होगा। मतलब इसका दूसरा पहलू क्या है बेटा पता है, अगर ऑक्सीजन ज्यादा है तो इसका मतलब कौन कम हो रहा है, CO2। अब वो सारे फैक्टर्स में यहां पे उल्टी लिखूंगा, इधर वाली सिचुएशन और इधर वाली सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट है। तो इंक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, यहां पर डिक्रीज इन H आयंस, इंक्रीज इन pH वैल्यू और डिक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज बोले तो नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल से ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस इज ओके, ठीक है। तो भैया यहां पे जो हाइड्रोजन आयन है कम क्यों हुआ, तू देख,
ये हाइड्रोजन को मैंने किसके साथ डाल दिया, HCO3 माइनस, अब वो हो गया अटैच, अब वो हाइड्रोजन फ्रीली अवेलेबल है ही, वो गायब हो गया, तो एसिडिक नेचर अपने आप क्या हो जाएगा, कम, pH वैल्यू अपने आप क्या होगी, ज्यादा, तो ये चलता रहेगा काम। तो बेटा हाल्डेन इफेक्ट और बोहर इफेक्ट में आप देख रहे हैं एग्जैक्टली अपोजिट मामला चल रहा है, लेकिन फिर भी ये मैंने लिखवा तो दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सारे फैक्टर, ये जो सारे फैक्टर है ये हार्डेन ने नहीं लिखे थे, हम लोग हमारी समझ से लिखते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हार्डेन के पास तो एक ही हथियार था, ऑक्सीजन वाला, और उसकी मदद से ही वो CO2 को क्या करते जा रहा था बेटा, ब्रेक डाउन करते जा रहा था। तो बच्चे क्या बोलते हैं कि हार्डेन के पास भी उतने हथियार थे जितने बोहर के पास थे। मैंने अपने लिए बता दिया कि जो वो था यहाँ पे एग्जैक्टली अपोजिट लिख दिया, लेकिन मैंने मिटा दिया, इसलिए आपको क्या याद रखना है, इसके पास एक ही हथियार था, इसके पास कम से कम 4-5 हथियार थे उसको तोड़ने के लिए। यहां तक बात समझ में? अब सर आगे की कहानी जो MCQ में काम आ सकता है, आपको पूछा जाता है ये जो HbO2 बनता है उसका नेचर बताइए। ट्रांसपोर्ट हो गया, डिसोसिएशन हो गया, HbCO2 ब्रेक हो गया, O2 अंदर आ गया, O2 से HbO2 बन गया, अब ये HbO2 का नेचर बताइए। एंड द ऑप्शंस आर एसिडिक, बेसिक, stronger acid, stronger base. Which is more correct better? Strong acid. कहानी में ट्विस्ट, HbO2 बहुत लोगों को लगता है गलती से बेसिक होगा, लेकिन ये पूरा बता दूं इट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, और यही स्ट्रॉन्ग एसिड जिम्मेदार था कि यहां जो CO2 बना है अब ये अलग हो गया, अब इसके साथ ये अटैच हो गया, अब ये CO2 को डिस्प्लेस करना, लात मार के बाहर निकाला, RBC से चल जा और बॉडी के बाहर, ठीक है, यहां तक बात समझ में? तो HbCO2 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, अब फाइनल कुछ और सवाल मैं बता देता हूं चलते चलते, ताकि आपके MCQ में काम आए। अब एक क्वेश्चन आता है, हार्डेन इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोहर इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या लगता है बेटा, हार्डेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बोहर? बहुत सारे बच्चे बोहर बोलते हैं क्योंकि उनके लिए ऑक्सीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है CO2 से, लेकिन द करेक्ट आंसर इज हार्डेन। कैसे बेटा? अगर हार्डेन इफेक्ट नहीं होगा, हीमोग्लोबिन अलग नहीं होगा, CO2 से फ्री नहीं होगा, तो आपका 97% ऑक्सीजन राह देख रहा है हीमोग्लोबिन की। तो हार्डेन इफेक्ट इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी नीड हीमोग्लोबिन फ्री फ्रॉम द CO2, ताकि वो ऑक्सीजन उससे अटैच हो और वो यहां तक पहुंच सके। यहां तक बात क्लियर आ गई? और इसमें एक और फैक्टर है, हार्डेन इफेक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही हथियार था, यहां पे 4 हथियार थे। अगर यहां पे HbO2 पहुंच भी गया, बच्चे बोलते सर चलो HbO2 पहुंच गया यहां से, अगर ये नहीं रहा, ब्रेकडाउन नहीं हुआ, तो क्या काम होगा? ब्रेकडाउन होगा बेटा, क्योंकि कोई ना कोई एक हथियार तो यहां पे अवेलेबल होगा जो ब्रेकडाउन करके जाएगा। तो हार्डेन इफेक्ट में एक ही फैक्टर था, टू डिसोसिएट द HbCO2, एंड हार्डेन इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बोहर्स इफेक्ट। ये उसका शॉर्टकट है, आप याद रखना, ठीक है। अब सर एक बच्चे ने मेरे सवाल पूछा कि इतना ढेर सारा कार्बन डाइऑक्साइड हम ब्लड में लेकर जाते हैं तो ब्लड एसिडिक नहीं होता है? तो उसका एक बहुत अच्छा जवाब था, इसीलिए तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट किया, 70% CO2 को बाइकार्बोनेट्स में कन्वर्ट किया, क्योंकि दिस बाइकार्बोनेट इट एक्ट एज अ बफरिंग एजेंट ऑफ ब्लड। क्या बोल के काम कर रहे बेटा? बफरिंग एजेंट। बफर का मतलब क्या होता है? जो आपका pH मेंटेन करता है। ब्लड का pH है 7.4, अब आपको उसको मेंटेन करना है, मेंटेन करने के लिए बहुत सारे बफरिंग एजेंट्स लगेंगे, लेकिन फिलहाल उसमें से एक नाम तुम्हारे सामने है, बाइकार्बोनेट्स। तो जब जब आपको क्वेश्चन आता है कि जब इतना CO2 इतनी मात्रा में ट्रांसफर हो रहा है तब भी ब्लड एसिडिक नहीं हो रहा है, तो रीजन CO2 इज कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट व्हिच एक्ट एज अ बफरिंग एजेंट। और बेटा अब देखो ना, लोग मानते नहीं, सवाल के और डिटेल में जाएंगे। अब पूछा गया कि विच वन इज द मेन बफरिंग एजेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट की पोटेशियम बाइकार्बोनेट? याद करो मैंने बताया था, इसने किसके साथ गहरी दोस्ती की थी? सोडियम के साथ। मतलब दोनों में से किसकी मात्रा ज्यादा थी? सोडियम बाइकार्बोनेट। मतलब मेन बफरिंग एजेंट कौन हो गया फिर बेटा? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इट एक्ट एज अ मेन बफर। ओके, सो भैया ये याद रखना आप लोग सब, CO2 ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको देखकर ही लग रहा होगा। तो इसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा? हमने इसमें 3 साइंटिस्ट के नाम पढ़े। पहला साइंटिस्ट आया हैम्बर्गर, क्लोराइड जैसे अंदर आया, फिर उस क्लोराइड को यहां पे बाहर निकाला, तो उसको रिवर्स हैम्बर्गर, रिवर्स क्लोराइडेशन। फिर उसके बाद 2 क्रांतिकारी आए, एक आया बोहर, एक आया हार्डेन। दोनों ने आजादी की लड़ाई लड़ी,
एक ने ऑक्सीजन की, एक ने CO की। और किससे आजाद करना था? हीमोग्लोबिन से। ऑक्सीजन को आजाद करना था एट द लेवल ऑफ सेल्स, तो वो लड़ी बोहर ने। तो बोहर में जो O है उससे ऑक्सीजन याद रखना, तो दूसरा अपने आप रहेगा हार्डले। बोहर के पास बहुत सारे हथियार थे, लेकिन प्राइमरी हथियार खुद की कमजोरी थी, ऑक्सीजन की कमतरता। और यहां पर सिर्फ एक ही हथियार था, और वो भी था इंक्रीजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो हार्डलेन इफेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन बोहर्स इफेक्ट। तो बेटा इसकी मदद से अब आपका जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है उसके भी क्वेश्चन बनेंगे, ट्रांसपोर्ट के भी क्वेश्चन बनेंगे। बहुत आसान आर्टिकल है, आप इस वीडियो को बार बार देखिए। अगर आपको कुछ क्वेरी है तो आप डेफिनेटली हमें मेल कीजिए, मेल आईडी हम दे देंगे, मेल कीजिए आप, सब्सक्रिप्शन में मेंशन है मेल आईडी। और दूसरा, अगर इसी तरह से आप चाहते हैं कि आप इस जैसे जैसे नए नए वीडियोस आए आप अपडेटेड रहे, तो प्लीज बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे जैसे हम वीडियोस अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आते रहेंगे। सो आज की वीडियो में यही तक ही। थैंक यू सो मच।